This conference will now be recorded. हमने कल यानी जो लास्ट टाइम पढ़ा था 5 स्टेप मॉडल में सबसे पहला स्टेप जो था हमारा वो था आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। और ये पहला जो स्टेप है ये भी पास्ट पेपर में डायरेक्ट पूछा गया। ये पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि डायरेक्ट उसने बताया कि बताओ कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं। तो उसमें हमने 5 स्टेप देखे हैं। सबसे पहला स्टेप वो कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हर पार्टी से अप्रूव्ड होना जरूरी है। तो पहला स्टेप क्या हुआ? अप्रूव्ड बाय द पार्टीज। अप्रूव्ड बाय द पार्टीज। दोनों पार्टीज उसको अप्रूव करेंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। इस स्टेप की जो दूसरी रिक्वायरमेंट है कि हर पार्टी के राइट्स का भी पता हो, यानी आइडेंटिफाई ईच पार्टी राइट्स। ईच पार्टीज राइट, यानी हर पार्टी के राइट्स भी आइडेंटिफाई हों, डिफाइन हों पहले से कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किस पार्टी की क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं। यानी पहली बात पार्टी से अप्रूव होना चाहिए, दूसरी बात हर पार्टी के राइट का पता होना चाहिए, तीसरी बात कि पेमेंट टर्म्स भी पता हो, किस तरह से गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट जो पेमेंट करनी है वो किस तरह से करनी है। क्या इंस्टॉलमेंट फॉर्म में है, कैश फॉर्म में है, क्रेडिट बेस पे है, अगर क्रेडिट पे है तो कब पे करनी है। मतलब इजीली आइडेंटिफाई हो पेमेंट टर्म्स। आइडेंटिफाई द पेमेंट टर्म्स। आइडेंटिफाई द पेमेंट टर्म्स। फोर्थ नंबर पे the contract has commercial substance. The contract has commercial substance. कमर्शियल सब्सटेंस के बारे में काइंडली आप सुन लीजिएगा कि इसका मतलब क्या है। कहते हैं हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बात होती है वो ऑलमोस्ट 3 तरह की बात होती है। हर कॉन्ट्रैक्ट में एक रिस्क होता है, एक टाइमिंग, और तीसरी बात होती है रिवार्ड या अमाउंट की। जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिस्क, रिवार्ड या उसके प्रॉपर टाइम की बात ना हो तो वो कहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता। रिस्क किस चीज का है? अगर मैं ब्रीच करूंगा तो मेरे ऊपर कोई केस हो सकता है, दैट इज अ रिस्क। मेरी चीज अगर टाइम पे नहीं पहुंचेगी, दैट इज अ रिस्क। और अगर अमाउंट ना डिफाइन हो, एक तो क्या ना पेमेंट टर्म्स डिफाइन होना, दूसरी अमाउंट का भी डिफाइन होना जरूरी है, कंसिडरेशन का भी डिफाइन होना जरूरी है। तो कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब ये है कि हर एंटिटी का जो इनफ्लो होगा, जो या फ्यूचर कैश फ्लो होगा, वो उससे आपके रिजल्ट्स में भी चेंजिंग आएगी। अक्सर आपने IAS 16 में हमने एक चीज पढ़ी थी, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। मतलब जिसमें हमें कुछ नहीं पता टाइम का या अमाउंट का या रिस्क का। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो तब हम कुछ एक्सचेंज के केस में IAS 16 में करते थे कि जब एसेट एक्सचेंज होगा तो हम फेयर वैल्यू कंसीडर कर लेते थे।
ठीक है। तो कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिस्क, टाइम और अगर अमाउंट डिफाइन नहीं होगी तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। एंड लास्ट वन इज कि वो जो अमाउंट है जिसे हम कंसिडरेशन कहते हैं, वो एंटिटी को कलेक्ट भी करनी चाहिए या इट इज प्रोबेबल टू कलेक्ट, इट इज probable the entity will collect the consideration, the entity will collect the consideration। क्लियर होगी बात? और अगर आपको याद हो तो कल मैंने इसके बारे में कुछ आपको इनिशियल्स बताए थे कि आपने याद करने के लिए अप्रूव्ड, राइट्स, पेमेंट टर्म्स, कमर्शियल सब्सटेंस और कंसिडरेशन, ये चीजें आपने याद रखनी है। मतलब ARPCC, ये 5 चीजें हैं जो हमने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करनी है। ए, अप्रूव होना चाहिए। आर, राइट्स का पता होना चाहिए। पी, पेमेंट टर्म्स का पता होना चाहिए। सी, कमर्शियल सब्सटेंस। और लास्ट वाला सी, कंसिडरेशन विल कलेक्ट द एंटिटी। ये 5 चीजें होंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये था कॉन्ट्रैक्ट की रेक्विजिशन। अगली बात, हमने ये भी बात वैसे तो सीख ली हुई है, दोबारा एक दफा मैं बता देता हूं कि क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि 5 कॉन्ट्रैक्ट की कोई टाइप, मतलब ARPCC, इनमें से कोई चीज मिसिंग हो तो क्या हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? एक बात याद रखें, इन 5 चीजों में कोई चीज मिसिंग हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन रेवेन्यू हो सकता है। ठीक है, तो आप पहले लिखें कि अगर इफ एनी कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फुलफिल्ड, अगर कॉन्ट्रैक्ट की कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, you may also recognize the revenue under 2 conditions. Revenue may be recognized in following situation. ये आप नोट देकर लिखेंगे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की 5 में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, अप्रूव पार्टी ने नहीं किया, या आपने राइट्स पहले से आइडेंटिफाई नहीं किए, या पेमेंट्स टर्म्स तय नहीं की, तो फिर भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो सकता है। वो कौन सी कंडीशन है, हमने वो सीखनी है। तो पहली कंडीशन पे है जी, सबसे पहली कंडीशन, वैसे मैं आप पहले ऑरली बताऊंगा फिर लिखता हूं। कहता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी ऑब्लिगेशन परफॉर्म भी हो गई हो और उसकी कंसिडरेशन कलेक्ट भी हो चुकी हो और हमने रिफंड भी नहीं करनी, तो आप चाहे उसमें कॉन्ट्रैक्ट की कोई कंडीशन मिस भी हो तब भी आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दोगे। मतलब दोबारा बताऊं कि अगर आपकी तरफ से, एंटिटी की तरफ से कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गई हो और उसने जो उससे बदले पैसे आने थे वो भी कलेक्ट कर लिए हैं, तो रेवेन्यू कहता है रिकॉर्ड कर दो, फिर तो पीछे कुछ बचा ही नहीं है। राइट, मतलब आपने काम कर दिया, उसने पैसे दे दिए, चाहे पहले पेमेंट्स टर्म डिफाइन थी नहीं थी, राइट्स डिफाइन थे नहीं थे, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन रेवेन्यू
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर, कॉन्टिन्यूसली आवाज गायब हो गई है। G. The entity complete its performance and also collect the consideration, that is non-refundable. The entity complete its performance and also collect the consideration, यानी उसने अपनी परफॉर्मेंस भी कंप्लीट कर ली और कंसिडरेशन भी कलेक्ट कर ली, और जो कि नॉन रिफंडेबल है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ऐसी कंसिडरेशन को हम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। ऐसी कंसिडरेशन को हम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, दूसरे नंबर पर ये इसमें से सवाल भी पहले आया हुआ है, करंट तो सिचुएशन में नहीं आया, लेकिन पहले सवाल इसमें से आया हुआ है और इसका मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा अभी। वो क्या है? कहते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट आपका टर्मिनेट हो जाए, द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड, द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। एंटिटी ने पहले कुछ पैसे एडवांस लिए हुए थे, एंटिटी ने पहले कुछ पैसे एडवांस लिए हुए थे और ये कंडीशन थी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा तो वो नॉन रिफंडेबल होंगे। तो कहते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कल को हो जाता है तो ठीक है, नहीं कैंसिल हो जाता है दरमियान में, तो उससे जितने भी पैसे रिसीव हुए हैं वो उस दिन अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगा। कहते हैं द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड, अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया एंड
already consideration received is non-refundable. Already consideration received is non-refundable. राइट तो कहता है वो भी जो रेवेन्यू मिलेगा, जो वो अमाउंट मिलेगी, वो भी आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लोगे। तो दो सिचुएशन हमने सीखी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन कवर हो सकता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चीज मिसिंग हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है। दो एक्सेप्शंस है, एक कि अगर हमने परफॉर्मेंस कंप्लीट कर ली, पैसे भी ले लिए और वो रिफंड भी नहीं हो सकते, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। दूसरा कि आपने पैसे रिसीव किए हुए हैं लेकिन ड्यूरिंग द ईयर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया या कैंसिल हो गया या टर्मिनेट हो गया, और आपने कहा कि जनाब जो पहले से दिए हुए हैं वो भी नॉन रिफंडेबल है, तो कहते हैं वो जो पैसे आपने रिसीव कर लिए हैं ना, और वो रिफंड भी नहीं करने, वो अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। राइट, अब इसका एक सवाल करते हैं इसी पॉइंट का, इसी सिचुएशन का, और ये सवाल आप काइंडली नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये सवाल नोट्सों में नहीं मिलेगा आपको, वो असाइनमेंट में नहीं है। कहते इफ ABC company contract with XYZ to provide some units in April 2021। ABC ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया XYZ कंपनी से कि उसको कुछ यूनिट प्रोवाइड करेगी या सेल करेगी अप्रैल के अंदर, 2021 के अंदर। ABC company received ₹20,000 as advance at 1/1/2021. It is condition if contract is breached, advance is non-refundable. Advance is non-refundable. At 15 March 2021, XYZ company या XYZ breach the contract. How the revenue will be recognized? How and when? Requirement क्या है? How and when ABC company recognize its revenue? जी, क्वेश्चन कंप्लीट कीजिएगा, फिर इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ABC कंपनी ने XY के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि उसको कुछ यूनिट अप्रैल 21 में प्रोवाइड करेगी। ABC कंपनी ने 20,000 रिसीव कर लिया एज एडवांस, और ये कंडीशन थी कॉन्ट्रैक्ट की कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया जाएगा तो वो जो एडवांस रिसीव किया होगा वो नॉन रिफंडेबल है, वो वापस नहीं मिलेगा। 15 मार्च 2021 को कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। कहता है हाउ एंड व्हेन ABC कंपनी रिकॉग्नाइज इट्स रेवेन्यू। जी मेरे भाई, अब आए जरा इसके सॉल्यूशन पे। सबसे पहले
121 को क्या कह रहा है? कोई बंदा कोई सवाल करना चाह रहा है? क्वेश्चन दिखाइएगा प्लीज दोबारा। क्वेश्चन देख लीजिए, शुरू से देखना, यहाँ तक काफी है, ऊपर से नोट कर लिया आपने? डन। अब्दुल मोइज का सवाल है कि ये कंडीशन बताई होगी नॉन रिफंडेबल। बिल्कुल मोइज भाई, ये बताया होगा क्वेश्चन के अंदर कि वो रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है। अगर रिफंडेबल होगा तो फिर तो कोई मसला नहीं, फिर हमारा रेवेन्यू बनेगा ही नहीं, हम पैसे उसे वापस कर देंगे। 2021 को हम एंट्री पास करेंगे, कैश डेबिट 20,000, एडवांस क्रेडिट या इसे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी या एडवांस क्रेडिट 20,000 से, कैश डेबिट, एडवांस या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 20,000 से। अब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ 15 मार्च 2021 को, कहते हैं कि अगर ये फुलफिल हो जाता तब हम उस दिन सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते, 20,000 भी और जितने की और गुड्स ट्रांसफर की थी वो भी। मतलब सपोज दैट 1 लाख की गुड्स ट्रांसफर करनी थी, हमने 20,000 ही बस लिया है, और अगर अप्रैल में गुड्स ट्रांसफर कर देते तो अप्रैल के अंदर 1 लाख का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाता। लेकिन अगर ब्रीच हो गया और एडवांस नॉन रिफंडेबल है तो फिर जिस दिन ब्रीच हुआ उस दिन हम एंट्री क्या पास करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे या एडवांस को 20,000 से और अपना रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। ये सवाल पेपर में आ चुका है पहले, इस तरह का सवाल पेपर में पहले आ चुका है। तब ये IAS 18 रिकॉर्ड करेंगे। जी क्या कह रहे हो? सर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ ना, तो रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेंगे? रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। स्टैंडर्ड ने कहा है कि अगर आपने अपने किसी कॉन्ट्रैक्ट के बदले एडवांस में पैसे ले लिए हुए हैं और अब आपने वापस नहीं करने, अगर कॉन्ट्रैक्ट चाहे पूरा हो या ना हो, तो स्टैंडर्ड हमें कहता है अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए तब तो ये रेवेन्यू रिकॉर्ड करना ही करना है। लेकिन अगर आपने कुछ पैसे एडवांस लिए हुए हैं और कॉन्ट्रैक्ट आपका टर्मिनेट हो गया तो कहता है जितने एडवांस पैसे लिए हुए हैं वो अब आपका रेवेन्यू कहलाएगा। आपने तो माशाल्लाह टैक्स भी पढ़ा हुआ है, आपको एक पता होगा कि टैक्स में एक फोरफीटेड अमाउंट होती है कि वो भी कहते हैं कि जी प्रॉपर्टी इनकम में लिख लेते हैं। ये भी इस तरह का सेम एज इट इज वो तो नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है जनाब जी। अली कह रहा है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट हम ब्रीच करते हैं तो हमारा जो कस्टमर है वो हमसे पैसे वापस नहीं मांग सकता। देखो ना अरहम भाई, ऐसा हो सकता है कि कोई जो एंटिटी सर्विस प्रोवाइड करने वाली हो या यूनिट प्रोवाइड करने वाली हो और वो चाहे कि मैं चीजें ना बेचूं, ऐसा नहीं होता। हाँ हो पॉसिबिलिटी तो है, फिर तो हमें उससे माजरत भी करनी पड़ेगी और हमें अपने पैसे वापस भी करने पड़ेंगे। लेकिन ब्रीच उसकी तरफ से होगा जब भी होगा। हो सकता है उसे किसी और जगह से चीज सस्ती पड़ रही हो तो उसने हमें जो एडवांस पैसे दिए हैं फिर वो हम नहीं वापस करेंगे कि अगर ठीक है तू वहां से चीज ले ले, लेकिन हमने जो पैसे लिए हैं वो वापस नहीं करेंगे। और जिस दिन ब्रीच हुआ है रेवेन्यू उस दिन रिकॉर्ड होगा, उससे पहले नहीं, क्योंकि उससे पहले तो ब्रीच था ही नहीं। हमारा रेवेन्यू तब बनता जब हम कोई चीज भेजते उसके तरफ, हम अपनी गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर करते। ठीक है जनाब, चले जी एक और बात पे आ जाए। कहते हैं ये एक नोट है, छोटा सा नोट लिख लें। इफ कि अगर किसी पार्टी के पास विदाउट एनी कंपनसेशन कॉन्ट्रैक्ट को
कैंसल करने का राइट हो तो कहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कि अगर किसी भी वक्त कोई पार्टी, इफ एनी पार्टी हैज राइट टू टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट without any compensation, without any compensation, it is not a contract, ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, it is not a contract। जैसे अगर सपोज दैट आप दो कंपनीज ने या दो लोगों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि जनाब हमने आपको चीजें प्रोवाइड करनी है 2 महीने बाद, हमने कहा ठीक है कर देना, और ये कहा कि ठीक है यार नहीं दिल करेगा आप ना मंगवाना, आपको कोई पेनल्टी वगैरह नहीं है, तो फिर तो लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट ही ना हुए। क्योंकि जब तक पेनल्टी वगैरह या इस तरह का फाइन वगैरह या कोई कंपनसेशन वगैरह नहीं होगी, उस वक्त तक तो राइट्स एंड लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशन क्रिएट्स ही नहीं होंगे। तो कहते हैं कि अगर आप ये कह देते हो कि किसी भी पार्टी पे वो कभी भी अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, वो भी विदाउट कंपनीशन, विदाउट एनी कंसिडरेशन या कंपनसेशन, तो लॉ हमें कहता है कि जनाब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कहोगे। डन। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर की बातें खत्म हो गई। दो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो हमने बाद में पढ़ना है जब इस पे थोड़ी सी ग्रिप अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उसके क्वेश्चन हमने काफी करने हैं, तो उसके बाद। ठीक है सर, अगर अली? इसकी ना कंडीशन हो कि ये मतलब रिफंडेबल है, जी। जब हम कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करें हमारे पास राइट भी हो और ये एडवांस रिफंडेबल है, तब भी ये वाली कंडीशन लगेगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर रिफंड कर देना है ना पैसे, ठीक है, और विदाउट एनी कंपनसेशन, फिर भी नहीं। ठीक है, नॉन रिफंडेबल कंडीशन में ही होता है कि तभी वो आपका रेवेन्यू बनता है। अली हसन का सवाल है, सुनिएगा, कि सर इन केस हम कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ना कर पाए, इन्वेंट्री ना दे सकें, तो हम हाँ, और कॉन्ट्रैक्ट भी नॉन रिफंडेबल हो, तो पेनल्टी की एंट्री क्या होगी? अली हसन, पेनल्टी तो हमारा एक्सपेंस होता है, पेनल्टी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और वो कॉन्ट्रैक्ट हम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पैसे भी वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे बिहाफ के ऊपर है, ब्रीच हमारे बिहाफ के ऊपर है। और हम कह रहे हैं कि जनाब ये तो फिर यही है ना कि हम पैसे पूसे ले लिया करें, हम कहते हैं जी ठीक है अब हम चीजें नहीं देते, ऐसा नहीं होता। उसके बाद जिशान भाई का सवाल है कि लास्ट वाले नोट की समझ नहीं आई। जिशान भाई, लास्ट वाला नोट ये है कि अगर किसी भी पार्टी के पास राइट हो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का, कि बगैर किसी कंपनसेशन के जी जब मर्जी चाहे आप मुझसे कह सकते हैं कि जो हमारा एग्रीमेंट है तोड़ सकते हैं, तो कहते हैं वो एग्रीमेंट नहीं है। अकाउंटिंग के अंदर वो एग्रीमेंट नहीं है, लॉ के अंदर आपने पढ़ा हुआ है, लॉ आप लोगों का पास भी है। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। इसके अंदर मैं दो चीजें स्किप करूंगा जो आपके नोट्सों में नजर आएंगी। एक होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वैसे तो बहुत आसान सा है, लेकिन ज्यादा थ्योरी पढ़ेंगे तो काम खराब हो जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मैंने एंड पे जाकर डिस्कस करना है, और मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और आपने भी फिर अभी इनको अभी नहीं देखना, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। तो जो आपके पास असाइनमेंट, कुछ लोगों ने तो आज असाइनमेंट कलेक्ट कर ली थी, जिसके पास नहीं है वो काइंडली मंडे को कलेक्ट कर लेगा, और क्लास फिर हम मंडे को भी करेंगे। नेक्स्ट कल संडे को क्लास हमारी नहीं होगी, क्योंकि अगर क्लास आगे सारे न्यूमेरिकल सवाल आ जाएंगे तो उसके लिए आपके पास असाइनमेंट का होना जरूरी है। ठीक है, मैं वैसे सॉफ्ट में सेंड कर दूंगा, आज मैं कोशिश करूंगा कि सॉफ्ट में आपको भेज दी जाए। सेकंड स्टेप पे चलते हैं मेरे भाई।
Identify separate performance obligation in the contract. Identify separate performance obligation in the contract. जी मेरे भाई, ये भी पास पेपर का सवाल है। मतलब आई कैप ने एक सिंगल लाइन थ्योरेटिकल भी नहीं छोड़ी पेपर में कि जिसको पेपर में उसने डिस्कस ना किया हो। यानी इतना ये इंपॉर्टेंट है, और मार्केट के अंदर जब ये अप्लाई भी होना शुरू हो गया, वैसे तो ये 2018 से एप्लीकेबल है, लेकिन अभी भी कुछ कंपनीज SECP से अभी तक यानी अवॉइड करवा रही हैं कि एक्सटेंशन ले रही हैं कि अब हमने नेक्स्ट अप्लाई करना है, नेक्स्ट अप्लाई करना है। लेकिन अब ये बस ऑलमोस्ट हो ही जाना है सब पे अप्लाई। तो सबसे पहले सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। एक बात तो देखें कि हमने कोई एक ही चीज किसी को देनी है, देकर काम खत्म। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती क्या है पता है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हमारा एग्रीमेंट होता है, जो हमारा गुड्स या सर्विसेज परफॉर्म करने का वादा होता है, उसे ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहा जाता है। यानी वो ऑब्लिगेशन जिसको हमने परफॉर्म करना है। तो अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन पर जाएं तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज अ प्रॉमिस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। लिखने के साथ अल्फाजों के ऊपर आपने तवज्जो देनी है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है क्या चीज? प्रॉमिस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉमिस है। क्या प्रॉमिस है? टू ट्रांसफर द गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर। टू ट्रांसफर गुड्स या सर्विसेज टू द कस्टमर। तो अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन पेपर में आती है तो हमने क्या लिखना है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज अ प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉमिस है क्या? टू ट्रांसफर ऑफ गुड्स या सर्विसेज। फिर कहता है वो जो प्रॉमिस है इधर एक सिंगल प्रॉमिस भी हो सकता है और एक सीरीज ऑफ प्रॉमिसेस भी हो सकते हैं। मतलब क्या है? हम कहते हैं कि जनाब एक सफाई करने वाली कंपनी है, वो कहती है कि जनाब आपके ऑफिस की सफाई की जिम्मेदारी हमारी है। अब वो जो अपनी परफॉर्म सर्विसेज दे रही है वो एक सीरीज है, ठीक है? या एक ही दिन में सफाई करके वो चले गए, बस यही एग्रीमेंट था। और ये क्या है? सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि हमने सिर्फ गुड सर्विसेज दे दी, खत्म हो गया, पैसे ले लिए। एक होता है सीरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कि हम मुसलसल अपनी सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड करते हैं। इसकी मैं मिसाल देता हूं। आपको पता है जैसे एक MK मार्ट है, ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं ऑलमोस्ट पूरे लाहौर के अंदर। अब अगर ये किसी फैमिली को या किसी होटल को या किसी फूड पॉइंट को उनके साथ ये एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जनाब डेली की जो सब्जी और फ्रूट है वो हमारी जिम्मेदारी है, डेली के जो सब्जी और फ्रूट हैं वो हमने आपको प्रोवाइड करने हैं। दैट इज सीरीज। हमारे आपने उसको महीने बाद पैसे देने हैं, डेली बेस पे पैसे देने हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, या वो पेमेंट टर्म्स पे पता चल जाएगा, ठीक है? या कुछ और सर्विसेज भी साथ वो प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। तो कहते हैं कि अब आगे आ जाए कि जो आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, इधर दो पॉइंट्स हैं इसके। अ गुड या सर्विस
एक ही चीज की बात हो रही है, गुड्स की बात नहीं हो रही। दैट इज डिस्टिंक्ट। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए समझा रहा हूं कि 2 लाइनें लाजमी लिखनी है। 4 नंबर की डेफिनेशन पेपर में आई थी या 3 नंबर की डेफिनेशन आई थी, तो ये लाइनें लिखनी जरूरी है। अदरवाइज आप समझ चुके हो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, कि जो हमने परफॉर्म करना है, दैट इज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। कॉन्सेप्ट इसका इतना ही है। अंग्रेजी इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि पेपर में अगर ये डेफिनेशन पेपर में लिखी मिल जाए एमसीक्यूज के अंदर, तो आपको पहचानना आसान हो कि सही डेफिनेशन क्या है। दूसरा इसका पॉइंट है, अ सीरीज ऑफ distinct goods or services, distinct goods or services that are substantially the same, that are substantially the same and having same pattern of transfer। ये बात भी जरूरी है, सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर। एक दफा लिखो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं मजीद इस लाइंस को। एक दफा आप इसको लिख लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। सर ये एंड पे क्या लिखा हुआ है? सर्विसेज ऑफ पैटर्न ऑफ सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर। लिख लिया? अब दोबारा सुनिएगा। इसी एम के मार्ट की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर वो सब्जियां या फ्रूट्स हैं, वो सारी फैमिलीज को पहुंचाती हैं या कुछ फूड पॉइंट्स को पहुंचा रही हैं। अगर वो किसी एक कस्टमर ने इनको कॉल की कि जनाब हमें भिंडी भेज दें, वो उन्होंने भेज दी, काम हो गया पूरा, राइट। फिर अ सीरीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी उन्होंने कहा कि आपने जनाब हमें डेली बेस पे भेजनी है। वो कहता है सब्सटेंशियली सेम हूं, मतलब सब्जी ही भेजनी है, लेकिन कभी सब्जी कुछ और हो सकती है, कभी कुछ और हो सकती है, और सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर हो कि डेली बेस पर उनका डिलीवरी बॉय देकर जाए या वो वहां से जाकर उनके पॉइंट से कलेक्ट कर ले। ठीक है, तो मेन ये है कि हमने जो उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है अपने कस्टमर के साथ, वो किसी एक चीज का भी हो सकता है और एक सीरीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज का भी हो सकता है। क्लियर होगी बात? चलें जी, अब आपकी असाइनमेंट में एक छोटी सी डेफिनेशन मिलेगी आपको कि डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज का मतलब क्या है। फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे चले जाएंगे। ये लास्ट या सेकंड लास्ट डेफिनेशन है कि जो आपसे पूछी जा सकती है पेपर में या एमसीक्यूज में किसी लेवल पे या किसी एंगल के साथ टेस्ट होती है। किसी भी थ्योरेटिकल पोर्शन को इग्नोर करने का मतलब है आप उस पूरे टॉपिक को इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, एक बात याद रखा करें, इस लेवल पे आके आपको इतनी चीज का अंदाजा हो जाना चाहिए कि जब कोई एक चीज हम बार बार बोलने लग जाएं तो उसकी वक्त या उसमें वो मजा खत्म हो जाता है। इसलिए कोई भी बात, कोई फनी हो या इस तरह का कोई बात हो, तो एक खास लेवल पर आ जाए, आके उसको खत्म कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि वो चीज फिर उतनी अच्छी नहीं रहती। जी, डिस्टिंक्ट गुड या सर्विस का मतलब क्या है? ऐसी चीज जिससे कस्टमर अलग अलग से बेनिफिट हासिल कर सके। जैसे हमने उसको चीज बेची, उस चीज के लिए उसे किसी और चीज की जरूरत ना पड़े। ठीक है, कि वो उससे अपना फायदा हासिल कर सके। जैसे हमने उसको लैपटॉप बेचा,
हमने उसको मोबाइल बेचा, हमने उसको वॉशिंग मशीन बेची, वो उससे अपना फायदा हासिल कर लेगा, दैट इज डिस्टिंक्ट गुड या सर्विस। लॉ में ये एक बात लिखी हुई है और आईकैप की कभी कभी इस चीज को कंसीडर करके एमसीक्यूज में या 1 या 2 नंबर की डेफिनेशन पूछ लेगा आपसे, ठीक है। वो कहता है ऐसी चीज जो सेपरेट आइडेंटिफाई भी हो सके और कस्टमर उससे फायदा भी हासिल कर सके। वो कहता है कि गुड या सर्विस को डिस्टिंक्ट कब कहेंगे? इफ कस्टमर कैन बेनिफिट, कस्टमर कैन बेनिफिट ईदर ऑन इट्स ऑन। इसका मतलब क्या है? उस चीज का अलग से फायदा या टुगेदर विद अदर सोर्स। टुगेदर विद अदर सोर्स इसका मतलब क्या है? मैं ये यानी मोबाइल आपने ले लिया, सेल फोन, तो आप डायरेक्टली उससे बेनिफिट हासिल कर सकते हो। लैपटॉप ले लिया, आप उससे बेनिफिट हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने वॉशिंग मशीन ली, एक कस्टमर ने वॉशिंग मशीन ले ली, अब वॉशिंग मशीन का आप किसी और सोर्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाओगे तो फायदा हासिल मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको वॉशिंग पाउडर भी लेना पड़ेगा, ठीक है, उसके साथ उसमें कपड़े भी डालने पड़ेंगे, तो तब आपको उसके साथ का बेनिफिट है, वरना नहीं। तो कहा जाता है कि ये सिर्फ सर डेफिनेशन एक तरह की लिखी हुई है कि वो डिस्टिंक्ट कब होगी कि जब आप उसको सेपरेटली कस्टमर उससे बेनिफिट हासिल कर ले या किसी रिसोर्सेज से मिलाकर उसका बेनिफिट हासिल करे, दैट इज डिस्टिंक्ट गुड या सर्विस। सर ओके जी। सर सेल फोन के बारे में आपने लिखा है, लेकिन सेल फोन के अंदर भी तो सिम वगैरह डालनी पड़ती है। फोन कस्टमर जी, सेलफोन के बारे में क्या है, मतलब आपने सेल को बेचा, कस्टमर उससे फायदा हासिल कर रहा है, जरूरत नहीं पड़ती है, आप ये कह सकते हो, इंटरनेट का इस्तेमाल कर कह सकते हो। लेकिन ओवरऑल या कोई चीज ठीक होगी बात। सर आपकी आवाज नहीं आई जरा। मैंने कहा कि अगर कोई चीज जिससे सेपरेटली कस्टमर बेनिफिट हासिल कर ले या किसी और चीज के साथ उसको मिक्स करके उसका बेनिफिट हासिल कर ले, उसे हम कहते हैं जी वो डिस्टिंक्ट गुड या सर्विस है, और वो सेपरेटली आइडेंटिफाई भी हो। अगली बात क्या है कि वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल भी हो। ठीक हो गया जनाब। तो ये सिंपल एक ऐसे छोटी सी डेफिनेशन है, इसका कोई इतना ज्यादा रोल नहीं है, और ये डेफिनेशन आपके नोट्सों में भी अवेलेबल है। मेन आप आ जाए जो सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टेप नंबर 3, ट्रांजैक्शन प्राइस। सबसे ज्यादा पेपर यहां से आया हुआ है, हाउ टू डिटरमिन ट्रांजैक्शन प्राइस। सबसे ज्यादा पेपर यहां से आया है। ये तो आपको पता है ना, ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होती है? अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। बाकी आप ये लिख लो कि वो इन एक्सचेंज फॉर गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर टू द कस्टमर, वो तो अंग्रेजी है, जितनी मर्जी बढ़ाते जाओ, लेकिन जो अंदर की बात है वो सिर्फ इतनी है। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होता है? कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हमने कंसिडरेशन रिसीव करनी होती है उसको ट्रांजैक्शन प्राइस कहा जाता है। फिर आगे फर्दर इसकी एलोकेशन की बात करेंगे, लेकिन अभी ये आज का दिन भी सारा यही चलेगा, कल का दिन भी यही चलेगा, और हो सकता है नेक्स्ट डेज भी, यानी इसके ऊपर हमारे 3 लेक्चर चलेंगे। कहते हैं कंसिडरेशन जो हमारे सिलेबस में है वो 5 टाइप की है। सॉरी, ट्रांजैक्शन प्राइस। नंबर 1,
नॉन कैश कंसिडरेशन, नॉन कैश कंसिडरेशन मतलब ये कि हमने गुड्स या सर्विसेज दी, बदले में हमें कैश नहीं मिला बल्कि कोई और चीज मिली है। हमने अपनी गुड्स या सर्विसेज कस्टमर को पेश कर दी और कस्टमर ने कैश की बजाय हमें कोई एसेट दे दिया या हमें अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए, कोई भी चीज दे दी। दूसरे नंबर पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंतहाई इंपॉर्टेंट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आप में से जिन जिन स्टूडेंट्स ने क्यूएम पढ़ा है वहां पर भी उन्होंने ये कॉन्सेप्ट सीखा है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब इसमें इंटरेस्ट का चक्कर होगा। तीसरे नंबर पे वेरिएबल कंसिडरेशन, सबसे ज्यादा ये दो इंपॉर्टेंट हैं पेपर में, सबसे ज्यादा। चौथे नंबर पे कंसिडरेशन पेएबल टू द कस्टमर, कंसिडरेशन पेएबल टू द कस्टमर्स। और पांचवें नंबर पे कंस्ट्रेंट ऑन वेरिएबल कंसिडरेशन, कंस्ट्रेंट ऑन वेरिएबल कंसिडरेशन। जी मेरे भाई, ये 5 हमारे सिलेबस में हैं। आज क्योंकि हमने सिर्फ नॉन कैश कंसिडरेशन को देखना है, उसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शुरू हो जाएंगे। मतलब अगर हम ये भी कह सकते हैं कि आपका जो 50% सिलेबस है वो ये है और 50% सिलेबस और है IFRS 15 का, यानी 50% IFRS 15 इन 5 पॉइंट्स में कवर करेंगे और बाकी जो 50% होगा वो हमारा बाद में कवर होगा। ठीक है, तो जनाब सबसे पहले हम देखते हैं नॉन कैश कंसिडरेशन के केस में हमने अपना रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है, बात कर लेते हैं। जी सबसे पहला सवाल हमारा नॉन कंसिडरेशन के केस से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखें, ABC कंपनी कॉन्ट्रैक्ट with customer at 1321 to transfer its goods in exchange of किसके एक्सचेंज, कोई भी एक नॉन करंट एसेट ले लेते हैं या शेयर्स ले लेते हैं। मोस्टली ना पेपर में या वैसे ओवरऑल जो प्रैक्टिकली बात होती है ना, मोस्टली शेयर्स के बदले भी होती हैं चीजें। ठीक है, लेकिन शेयर्स का वाला सवाल तो मैंने आपको खुद देना है प्रैक्टिकली। हम एक और देख लेते हैं कि इन एक्सचेंज ऑफ एन एसेट whose fair value at this date is rupees 200,000.
एबीसी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कस्टमर के साथ 1 मार्च 2021 को कि जनाब हम आपको गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर करेंगे इन एक्सचेंज ऑफ एन एसेट जिसकी फेयर वैल्यू 2 लाख है आज, राइट। नेक्स्ट कहता है एट March 2021 ABC company transferred the goods to customer and fair value of an asset at this date is rupees 210,000। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया 1 मार्च 2021 को कि जनाब हम आपको गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर करेंगे, राइट। फिर हमने 31 मार्च को गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर कर दी। उसके बाद कस्टमर ने कब ट्रांसफर किया एसेट? कस्टमर ट्रांसफर इट्स एसेट टू एबीसी कंपनी at 5th April 2021। fair value at this date is rupees 212,000। डन। ये पहले सवाल काइंडली दोबारा नोट कीजिए, चेक कर लीजिएगा। अगर जिसका सवाल मैं आपको कुछ थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं नोट करने के लिए। जी जनाब, आप नोट कर लीजिए काइंडली सवाल, फिर मैं आपको रिक्वायरमेंट भी बताता हूं। एबीसी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर at 1/3/21 to transfer its goods or services in exchange of an asset whose fair value at this date is 200,000। At 31st March 21, ABC company transfer goods to the customer and fair value of an asset at this date is 210,000। यानी जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन जिस एसेट के बदले हमने अपनी गुड्स देनी है ना, तब उसकी फेयर वैल्यू थी 2 लाख। फिर जिस दिन हमने अपनी गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर की उस दिन उसकी फेयर वैल्यू क्या थी? 2,10,000। और फिर हमें उसने अपना एसेट ट्रांसफर किया कुछ दिन बाद, मोस्टली तो उसी दिन हो जाता है लेकिन लेट भी हो सकता है। उस दिन 2,12,000 थी उसकी फेयर वैल्यू। हमने इस पूरे क्वेश्चन में रेवेन्यू को देखना है, अभी हमने एसेट को नहीं देखना। हमने यहां पूरे सवाल में अपना रेवेन्यू देखना है, कब और किस अमाउंट से रिकॉग्नाइज करना है, कब और किस अमाउंट से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है और उसकी जर्नल एंट्री क्या पास करनी है। ये 3 ही सवाल हैं हमारे पूरे स्टैंडर्ड के अंदर। तो ये 31 मार्च 2,10,000। जी मेरे भाई, जब भी कोई नॉन कैश कंसिडरेशन होगी, पहले आप मुझे बताएं रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना चाहिए? जिस दिन एग्रीमेंट हुआ, जिस दिन हमने गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर की, या जिस दिन हमें उसके बदले पैसे मिले। 3 बातें हैं। अब जरा सब सही बता रहे हैं। आपको याद होगा हमने एक कोर प्रिंसिपल पढ़ा। कोर प्रिंसिपल में ये बात लिखी हुई थी कि इन अ मैनर दैट डिपिक्ट द ट्रांसफर गुड्स या सर्विसेज टू द कस्टमर। जैसे ही हम अपनी गुड्स या सर्विसेज मतलब अपने बिहाफ के ऊपर ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर देते हैं, हम उस दिन अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। और किस अमाउंट से करेंगे? 2 लाख से, 2,10 से, 2,12 से।
जी मेरे भाई, ये आपने सर डेट बताई है, 2,10,000 आपने डेट बताई। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हो, सब लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है। 2,10,000 के जिस दिन हमारी ऑब्लिगेशन परफॉर्म होगी, जिस दिन हम अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करेंगे, उस दिन हम अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे और उस दिन की फेयर वैल्यू होगी जो नॉन कैश कंसीडरेशन की होगी। उससे पहले जो मर्जी रेट है या जो मर्जी फेयर वैल्यू है, उसके बाद जो मर्जी है, हमने उसका कुछ नहीं करना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो अब अगर हम इसकी वो कंडीशन पढ़े, पेपर में अगर ये सवाल आता है तो आप डायरेक्ट अपना आंसर दिया करो। वैसे पहला स्टेप क्या है? कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना। कॉन्ट्रैक्ट है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, हमने गुड्स देनी है, उसके बदले एसेट लेना है। तीसरी बात ट्रांजैक्शन प्राइस 2,10,000। चौथी एलोकेशन यहां पर नहीं है, क्योंकि एक ही चीज है, यहां पर एलोकेशन नहीं है। 5 स्टेप मैं इसके ऊपर पूरे कर रहा हूं। पेपर में अगर वो सवाल में कहे कि 5 स्टेप के मॉडल अप्लाई करो, तब आपने 5 लिखने हैं, वरना आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा, फिर मैं इसकी एंट्रीज भी पास करवाता हूं। रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज at 31st March 21 as goods or services transferred to the customer for rupees to 10,000। ओके होगी बात? चलें जी, इसकी एंट्री क्या पास होगी? 1/3/2021 को नो एंट्री। कोई एंट्री पास नहीं होनी। जिस दिन एग्रीमेंट होता है उस दिन एंट्री पास नहीं होती, जब तक कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन किसी के बिहाफ पे ना हुई हो। ओके होगी बात? उसके बाद नेक्स्ट 31 मार्च 21 को हमने गुड्स ट्रांसफर कर दिए हैं, पैसे या एसेट नहीं मिला हमें, तो हम रिसीवेबल डेबिट करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, रेवेन्यू या सेल्स क्रेडिट 2,10,000 से। सर जी सर अगर हमें गुड्स कोई वो जो एसेट हमें मिलना बदले में वो भी साथ ही मिल जाए, तो फिर कैश टू रेवेन्यू, फिर एसेट टू रेवेन्यू, वो वाला एसेट जो हमें मिला है, वो वाला एसेट जो हमें मिला है, ठीक है। और उसके बाद जिस दिन हमारे पास एसेट आ गया, अप्रैल को 5 अप्रैल 21 को हम अपना एसेट डेबिट कर देंगे और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे। फिलहाल मैं उस कहानी में नहीं जा रहा कि जी उस वक्त एसेट की वैल्यू क्या थी। हमारे पास एसेट आ गया, हमने उसको 2,10,000 से एसेट अपना डेबिट कर देंगे, अकाउंट रिसीव क्रेडिट कर देंगे। हाँ, अगर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो फेयर वैल्यू गेन या लॉस का भी चक्कर आ सकता है, या अगर एसेट हमारा रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो वो एक अपनी और कहानी है। फिलहाल हम इसको यहां पर ही क्लोज करते हैं। डन होगी बात? चले जी, अगर कोई नॉन मेन कॉन्सेप्ट आया उस अमाउंट से नहीं करेंगे, जी क्या कह रहे हो हैदर भाई? जो एसिड आया उसी अमाउंट उसी फेयर वैल्यू से नहीं करेंगे। मैंने वही बात की थी कि अभी मैं उस मामले पे नहीं जा रहा, अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू की, ठीक है।
रेवेन्यू कब और किस अमाउंट से रिकॉग्नाइज करना है वो फिर और स्टोरी चली जाएगी कि एसेट कौन सा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या कोई नॉन पीपीई है, वो एक और फिर कहानी में चले जाएंगे। इसलिए हमारा मेन कंसर्न फिलहाल इसके साथ है, तो हम इसको देखेंगे बस। ठीक है जनाब। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि जी जूम आउट कर दें इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन था हमारा। अब मैं आपको एक असाइनमेंट सेंड करूंगा, आपने उस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 11 सॉल्व करनी है, और जो कि पेज नंबर 7 वो पे क्लास का एग्जांपल नंबर 7 है, सॉरी पेज नंबर 7 है, एग्जांपल नंबर 11 है एट पेज। अदर पे क्या कह रहे हो? उसी सुबह असाइनमेंट क्लास की जो बुक शॉप से लिए। जी जी बिल्कुल वही है जो बुक शॉप से आज आपने IFRS 15 की असाइनमेंट ली है, बिल्कुल वही है। उसके पेज नंबर 7 के ऊपर एग्जांपल नंबर 11 है, वो आपने करनी है। और थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। मंडे से इंशाल्लाह सारा न्यूमेरिकल पोर्शन है। तो आपने काइंडली इस तरह करना, काम करना क्या है कि आपने, मैं आज अभी सॉफ्ट में आपको भेज देता हूं जैसे क्लास खत्म करते हैं, तो आपने ये चीज सारी तैयार करनी है कि जितना हमने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लिया है, 2 पेज है मैक्सिमम, उन 2 पेजेस को तैयार करके आना है। उसका एक ऑरली टेस्ट हो जाएगा आपका फिजिकल क्लास में, ठीक है, और फिर आगे फर्दर हम पढ़ लेंगे। ठीक है जनाब, ओके सुबह जी। क्लास है सुबह।